नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। हमारा वो टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था तथा साथ ही विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, इन्हीं पे आज हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए, एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे जो जीन पियाजे साहब थे, इन्होंने सिद्धांत एक बनाया। क्या सिद्धांत बनाया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर, यानी बच्चों से रिलेटेड ये। तो ये क्या है? इन्होंने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक कहने का मतलब है कि मानसिक विकास का सिद्धांत, या कहिए बौद्धिक विकास का सिद्धांत, या बुद्धि के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये थे कहाँ के? ये थे स्विट्जरलैंड के। साथियों, जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो किसी न किसी एक चीज पर अध्ययन तो क्या होगा, तो वो अध्ययन किया अपने आस पड़ोस के बच्चों पर। जी हाँ साथियों, वो अपने घर के बगल वाले बच्चे, या कहिए मोहल्ला के बच्चे, या कहिए गांव के बच्चे, इन सभी पर उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन किस चीज का किया? मानसिक विकास का, यानी संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, तो वो बच्चा क्या करता है वो बच्चा क्या करता है कि दिमाग में वस्तुओं का कंसेप्ट बना लेता है। क्या करता है? दिमाग में जो वस्तु उसके सामने होती है उसका एक एक कोई ना कोई कंसेप्ट बना लेता है। क्या करता है कि जो वस्तु उसके सामने होती है उसका कोई ना कोई कंसेप्ट बना लेता है। कंसेप्ट बना लेता है कैसे? तो जैसे जैसे उसमें जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है। उसके बाद उन्होंने एक डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या दिया कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, और वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जी हाँ साथियों, बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि वो जो है अपना एक कंसेप्ट बनाते हैं। इसीलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। वो संसार के सिद्धांतों के प्रति जो है अपनी एक खुद की रचना बनाता है। वो क्या करता है? संसार के सिद्धांतों के प्रति अपनी एक खुद की रचना बनाता है, इसीलिए उन्हें हम नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। इसके जो संज्ञानात्मक विकास है, इनके कुछ कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा अनुकूलन, एडेप्टेशन। साथियों, ये जो एडेप्टेशन है, ये कहता है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना। जी हाँ साथियों, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन हम किसको कहते हैं? तो वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें उसकी हमें आदत रहती है। क्या करती है? आदत रहती है। अगर मान लीजिए हम किसी नए वातावरण में जाएं तो फिर हमें उसकी आदत लगानी पड़ेगी, और आदत लगाना ही अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे है जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। चूज कर लीजिए आप सर, दिल्ली या राजस्थान। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, आप वहाँ रह रहे हैं। आप चल जाइए एक ठंडे प्रदेश में, जहाँ मान लीजिए लद्दाख चल जाइए। वहाँ जाने से क्या होगा कि आपका जो आदत है वो कहाँ का है? गर्मी में रहने की, यानी कि दिल्ली या राजस्थान में भी आप रह रहे हैं तो वहाँ गर्मी पड़ रही है, आपको गर्मियों की आदत है। आप एकाएक चल गए लद्दाख के वातावरण में। लद्दाख के वातावरण में क्या है? ठंडी ज़्यादा है, वहाँ की आदत आपको है नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ आदत लगानी पड़ेगी। वो जो आप आदत लगा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन करते हैं। कैसे? तो हम वातावरण के साथ अपने आप को ढाल रहे हैं। अगला है हमारा आत्मसातकरण। एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। साथियों, जब पूर्व ज्ञान के साथ हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो उसी को आत्मसातकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो आत्मसातकरण कहते हैं। जब मान लीजिए बच्चा है, कोई अपना कंसेप्ट बना के रखा है, और उस कंसेप्ट के साथ उसी कंसेप्ट के साथ हम कुछ उसको ऐसा बता दें जो उस कंसेप्ट से मिलता जुलता हो, तो क्या होगा कि एक नया ज्ञान मिल गया। लेकिन कैसे मिला? तो पूर्व ज्ञान के साथ ही मिला। तो वो क्या कहलाता है? हमारा आत्मसातकरण कहलाता है।
उसके बाद है समायोजन, एकोमोडेशन। ये समायोजन जो है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। हम पूर्व ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, उसके बाद हम वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, यानी समायोजन। समायोजन वातावरण क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद होता है साम्य धारण। साथियों, इस दोनों पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन होता है पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, लेकिन अब जब ये बात हो जाएगा कि पूर्ण ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा समायोजन। अगला हमारा साम्य धारण, जिसको संतुलन कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ये होता है हमारा आत्मसात और समायोजन, यानी ये आत्मसात और ये समायोजन, इसके प्रक्रियाओं के बीच जो संतुलन बना के रखता है उसी को कहते हैं साम्य धारण, यानी संतुलन या इक्विलिब्रेशन। इस दो प्रक्रियाओं के बीच में ये क्या करता है? संतुलन बना के रखता है। साथियों, होता क्या है कि जब हम पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं या पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जब वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो होता क्या है कि बच्चों का जो अपना कंसेप्ट है, अपना कंसेप्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि आप जब कोई नई चीजें उनको बता रहे हो तो वो पुराना कंसेप्ट से बिल्कुल अलग हो, फिर क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चा ने जो पहले से उसके दिमाग में जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधारित ही जो चीज हम उसको बता रहे हैं वो होना चाहिए। अगर वो वैसा रहेगा तो संतुलन बना रहेगा, बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। लेकिन जब ये उसको उसके कंसेप्ट मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल्ली को ले लीजिए। बच्चा ने कंसेप्ट बना के रखा है कि बिल्ली के 4 पैर 1 पूंछ होता है, बिल्ली के 4 पैर 1 पूंछ होता है। अब उसको हम ये कह दें, जैसे एक कुत्ता को उसके सामने लाए, तो अब हम कहेंगे कि बच्चों कुत्ता को भी 4 पैर और 1 पूंछ होता है, जबकि बिल्ली को भी ये चीज होता है। ये बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट है। तो बच्चा क्या समझ रहा है? कुत्ता भी बिल्ली ही है। लेकिन हम बच्चा को ये कह रहे हैं कि ये कुत्ता है, उसका मान लीजिए एक बिल्ली और एक कुत्ता उसके सामने रख दें और फिर बताएं कि ये बिल्ली जिसका 4 पैर 1 पूंछ है, ये कुत्ता भी है, इसका भी 4 पैर 1 पूंछ होता है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा बनावट अलग होता है। ये चीज हम बच्चा को समझाएं। अगर हम उसको सीधे तौर पे कह दें कि जी नहीं, बच्चा जो 4 पैर और 1 पूंछ जिसका होता है वो कुत्ता है, तो फिर बच्चा का कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। जब ये गड़बड़ा जाएगा तो उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। ये संतुलन बना हुआ रहना चाहिए, यही कहलाता है इक्विलिब्रेशन। उसके बाद हमारा है स्कीम्स। साथियों, ये स्कीम्स जो होता है ये होता है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके, किसी काम को करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं उसी को हम स्कीम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को पता है कि हमें जब भूख लगती है तो हमें रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। देखिएगा, जब ये बच्चा को दूध पीना रहेगा वो रोने लगेगा, और रोने लगेगा तो उसको पता है कि रोने से दूध मिलता है। तो ये क्या है? काम करने का अलग अलग तरीका है कि वो तो ये समझ रहा है कि हमको भूख लगा है, पीना दूध है, लेकिन वो रो रहा है तो उसको पता है कि हमको दूध मिल जाएगा। तो ये क्या है? स्कीम्स है। उसके बाद हमारा आता है स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। शरीर के द्वारा हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो हमारा कहलाता है स्कीमा। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। स्कीम्स क्या है? काम को करने के अलग अलग तरीके, जबकि स्कीमा है शरीर के द्वारा, जो हमारे शरीर के द्वारा क्रिया की जाती है उसको हम कहते हैं स्कीमा। चलिए साथियों, अब हम जान लेते हैं जो जीन पियाजे साहब ने विकास की 4 अवस्था बताए थे वो कौन कौन सी अवस्था है और उस अवस्था में कौन कौन से गुण बच्चों में होते हैं, उन सभी को जानते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, और इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। साथियों, एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम रह सकता है, या तो संवेदी पेशीय रहेगा, या संवेदी गामक रहेगा, या इंद्रिय जनित गामक रहेगा। इन तीनों में से कोई भी नाम रहेगा। ये होता है कितने वर्षों में, कितने वर्षों के अंतराल में? 0 से 2 वर्ष का अंतराल होता है इसका। इसमें जो है बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिया क्या सब है? तो आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है, यानी बच्चा जो है अपने दिमाग में अपने आसपास की चीजों की आकृति बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है? आकृति बनाना शुरू कर देता है। इसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अगला है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। साथियों, इसमें बच्चा के सामने जो भी चीजें रहेगा
उसको देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, इसमें और 2-3 पॉइंट समझिए। इसमें 2-3 पॉइंट ये है कि पहला, जीववाद। बच्चा में जो है, जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर है, यानी 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत है, उस बच्चा में सजीव और निर्जीव में अंतर करना नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है। उसमें ये नहीं पता है कि आप इंसान हो तो आप सजीव हो, और कोई चेयर यानी कुर्सी है तो वो निर्जीव है, ये उसको नहीं पता है। वो अहम केंद्रित होता है, यानी ईगो सेंट्रिज्म होता है। क्या होता है? अहम केंद्रित होता है, यानी वो जो खुद का विचार है वही सही है, खुद का जो विचार है वही सही है। बच्चा जो करना चाहता है वही सही है, वो यही मानता है। उस अवस्था के बच्चा जो करना चाह रहा है, मान लीजिए आप भी मानिए कि वो यही सोच रहा है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। ये होता है अहम केंद्रित, वो इस उम्र के बच्चे में होता है। इसमें अपलटावी गुण नहीं होता। अपलटावी होता है उलटना पलटना, ये गुण बच्चा में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 3 + 5, ये बच्चा को हम बता दिए कि ये 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, लेकिन इसी को हम कर देंगे कि 5 + 3, और तब पूछ लेंगे बच्चा से, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये हम सिर्फ अंकों को पलट दिए, लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। उसको हम अगर ये सिखाए हैं, यही दे देंगे तो वो बना देगा, लेकिन इसको अंकों को अगर पलट देंगे तो ये नहीं समझ पाएगा बच्चा। इसी को हम कहते हैं अपलटावी गुण। उसके बाद हमारा अगला आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, इसी को हम लोग अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। ये होता है हमारा 7 से 11 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है कि सामने की चीज़ों के साथ, वो जो चीज़ उसके सामने है अब उसको देख भी पाएगा। पहले सिर्फ देखता था, समझता था, क्रिया नहीं करता था। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ को देखेगा भी, समझेगा भी, और उसके साथ क्रिया भी करेगा। तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद प्री कंसेप्ट जो उसका है, जैसे जीववाद, ये जीववाद जो सजीव निर्जीव में बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में फर्क नहीं कर पा रहा था, वो बच्चा अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अब फर्क करना समझ गया है कि ये चीज़ सजीव है और ये निर्जीव है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा जो भी है वो सजीव है, अब उस बच्चा को समझ में आ गया। वहीं कुर्सी निर्जीव है, ये चीज़ उसको समझ में आ गया, जबकि पहले नहीं था। उसके बाद आगमनात्मक तर्कना इसमें आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना ये होता है कि जब हम उदाहरण के आधार पर तर्क करते हैं, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर उसको उस पर तर्क करना सिखाते हैं, तो ये आगमनात्मक तर्कना होता है। जैसे हम बच्चे को मान लीजिए कोई पेड़ दिखा दे और उस बच्चे को बोले कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वो बच्चा बोलेगा कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये होता है आगमनात्मक तर्कना। तो ये बच्चों में आ जाता है, किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 18 वर्ष की आयु में होता है। इसको ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं, इसको ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि हम जब नियम से, कोई भी नियम मेरे पास आ गया, उस नियम पे हम तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। यही होता है निगमनात्मक तर्कना। जब भी हम नियम के ऊपर तर्क करते हैं तो इसी को हम निगमनात्मक तर्कना कहते हैं, और ये बच्चा में आ जाता है। किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आशा करता हूँ साथियों ये सभी आप समझे होंगे अच्छे से। अगर समझे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।